नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेट क्लासेस। चलिए पुनः हम लोग आ गए हैं सीटेट के लिए सीडीपी का क्वेश्चंस लेकर के। हम लोग आज पुनः करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से और देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। आपके जितने भी मित्र हैं उनको जोड़िए सीटेट के लिए, या फिर जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उनको जोड़िए। अपने ज्ञान को चेक करें, नॉलेज चेक करें कि वो कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। वो देखेंगे यदि क्वेश्चंस ज़्यादा होगा तो उनमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। यदि क्वेश्चंस कम करेंगे तो धीरे धीरे उनको घबराने की बात नहीं होगी। हैं, हम लोग जुड़ करके काम करेंगे, अच्छे से इस पे मेहनत किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा और आप अपने ज्ञान को बेहतरीन कर सकते हैं, बेहतर दे सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। जैसे कुछ आप में भी होंगे, आप लोग भी होंगे, देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि जब भी अपलोड किया जाए वीडियो आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर आते हैं। ये सीडीपी के क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर आते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 101 की ओर आते हैं कि 101 क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। बच्चों में समस्या समाधान कौशल, कौन सा कौशल भैया? तो बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। आप शिक्षक होंगे, आप शिक्षक बनेंगे तो कौन से कौशल का विकास करेंगे ताकि बच्चा किसी भी समस्या का समाधान बेहतर तरीके से कर पाए। ये बताइए, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। ऑप्शन फर्स्ट है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना। क्या करना भैया? हतोत्साहित करना। और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। किस पे? घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए ऑप्शन नंबर बी है कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। कठिन समस्याओं से बचने के लिए क्या, किसके लिए भैया? कठिन समस्या से बचने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे कि आप बचिए, कठिन जो समस्या उसको मत करिए। ऑप्शन सी है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। जो समस्या है उसका समाधान जो होगा ऑलरेडी रेडी रहेगा, उपलब्ध करा देंगे। और ऑप्शन 4 है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा? 101 का आंसर क्या होगा बताइए? 101 का आंसर आप क्या मारेंगे? मात्र 10 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और 10 का मतलब 10 नहीं है, 10 का मतलब 50 है। 50 क्वेश्चन सीख रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? इसका आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बच्चे को समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए ध्यान रखेंगे कि बच्चे में आप शिक्षक बनेंगे तो हमेशा समस्या का समाधान बच्चों से स्वयं करानी है। इस कौशल का विकास करवाना है, बच्चे में चिंतन शक्ति का विकास करना है, बच्चे की सोच डेवलप करनी है, बच्चे में तर्क शक्ति का विकास करना है, बच्चे में समस्या समाधान जो विधि है उसको बढ़ाना है ताकि बच्चा किसी समस्या का समाधान स्वयं करे। इन चीज़ों को बढ़ाना है। इसके लिए प्रभावी तरीका क्या होगा भाई? तो उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। उन्हें बुद्धि मंथन करने, अपनी जो बुद्धि है उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। समस्या समाधान करने के लिए उस पर विचार करना, चिंतन करना। बुद्धि मंथन का मतलब विचार करना, चिंतन करने और सहज अनुमान लगाने के क्या करेंगे? अवसर देंगे कि बच्चा स्वयं से इस समस्या का समाधान करो, अनुमान लगाओ कि इसका आंसर हो क्या सकता है।
क्या हो सकता है आंसर? ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा? कि स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित नहीं करना है। हतोत्साहित का मतलब होता है डिमोटिवेट करना, हमेशा प्रोत्साहित करना है, स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन बी है कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन कठिन समस्या से बचने के लिए नहीं। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चा कठिन समस्या से बचे। हम तो हमेशा चाहेंगे कि बच्चा कठिन से कठिन समस्या से जूझे, लड़े, चिंतन करे और उस समस्या का समाधान बच्चा स्वयं करे। तो कभी भी हम समस्याओं से बचने की बात नहीं करेंगे। ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। अब बताइए कि किसी भी समस्या का समाधान ऑलरेडी पहले से आप दे देंगे तो क्या बच्चा चिंतन कर पाएगा? क्या बोला कि समस्याओं का तैयार समाधान, पहले से उसका जो समाधान है पहले से तैयार रखना। ये तैयार नहीं रखना, आंसर शिक्षक को नहीं बताना, आंसर बच्चा स्वयं खोजेगा, समस्या का हल बच्चा स्वयं करेगा, तभी न ज्यादा सीखेगा। तो इसका आंसर जो है ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा भैया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर प्रदान करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 के 102 की ओर चलते हैं हम लोग। 102 क्या कर रहा है? एक 102 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बोला है कि शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए। कैसा वातावरण बनाना चाहिए भैया? तो सार्थक वातावरण बनाना चाहिए। सार्थक कैसा? शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। यह ऑप्शन सही है कि गलत है? ये तो बिल्कुल सही है कि शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख सके और उस वातावरण में कोई भी चीज हो तो उसमें सक्रिय भागीदार हो। बच्चा क्या हो भैया? सक्रिय भागीदार हो, संलग्न हो, उससे जुड़े, बच्चा ज्यादा सीखेगा। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए बच्चा उससे जुड़ेगा सक्रिय रूप से, तो बच्चा ज्यादा सीखेगा। अर्थात ए जो है ये ऑप्शन अभिकथन ए सही है। इसका कारण क्या है भाई? आर बोल रहा है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ये बताइए सभी बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं क्या? बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं लेकिन सभी बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होते। ये कथन गलत है। बच्चे को कहना पड़ता है कि बबुआ पढ़ लाना, पास हो जा, सीटेट पास हो जीब, बीपीएससी में पास करके टीचर बन जीब तो बहुत बढ़िया रही, पैसा कमाइब, शादी ब्याह होई, अच्छा बीबी मिली, और बोलते हैं ना जी। अर्थात सभी बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होते, बाह्य रूप से अभिप्रेरित होते हैं। उनको कहना पड़ता है, बताना पड़ता है कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तब पढ़ता है। 50 बार बोलेंगे तो एक बार पढ़ेगा। अर्थात जो बच्चा कई बार कहने के बावजूद पढ़ता है वो आंतरिक रूप से भी प्रेरित नहीं है। अर्थात सभी बच्चे आंतरिक रूप से भी प्रेरित नहीं होते। ये तो बिल्कुल कथन गलत है। ए सही है, आर गलत है। ध्यान रखिएगा, ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, आर कारण है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ये गलत है। सभी बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते, सभी बच्चे आंतरिक रूप से भी प्रेरित नहीं होते। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं उनको कहना पड़ता है तब काम करते हैं, खुद से नहीं करते। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103 की ओर आते हैं। 103 नंबर क्या बोल रहा है भैया? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? ऑप्शन फर्स्ट है संगठन, ऑप्शन 2 है वर्गीकरण, ऑप्शन 3 है वैचारिकता और चौथा है गैर प्रासंगिकरण। बताइए क्या ऑप्शन होगा?
कौन सी प्रक्रिया होगी जो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देगी भैया? तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गैर प्रासंगिकरण। इसका आंसर, ये योगदान नहीं देता है। किसी भी चीज को पढ़ाएंगे तो उसके प्रसंग में पढ़ाएंगे। गैर प्रासंगिकरण का मतलब होता है जो टॉपिक है उससे बाहर हट करके, उसके प्रसंग से बाहर। और जब भी बच्चे को सिखाया जाएगा तो बच्चों के टॉपिक के प्रसंग में सिखाया जाएगा। अर्थात कौन सा अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता है? तो गैर प्रासंगिकरण योगदान नहीं देता है। बच्चे की वैचारिकता, वर्गीकरण और संगठन जो है, ये बच्चे के आपका अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम के दौरान ये आपका योगदान देता है, सीखने में मदद करता है। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर बिल्कुल होगा डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 104 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 की ओर आते हैं भैया। 104 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई? सही सही कर रहे हैं क्या? कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं आप? 10 में कितना? ज्यादा नहीं क्वेश्चन करना है, केवल 10 क्वेश्चन करिए आप। यदि आप लगातार 10 क्वेश्चंस क्लास करेंगे और लगातार 10 क्वेश्चन आप सीटेट जुलाई तक कर लेंगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको सीटेट पास करने से। यह भानु सर की गारंटी है। लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा। रेगुलर वीडियो जो जाता है आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लास जो होंगे, जो हम लोग अपने ऐप के माध्यम से आ रहे हैं, उस पर क्लास देखना पड़ेगा। हम इस पे क्लास नहीं लेंगे, हम वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे या थोड़ा बहुत कोई छोटा छोटा टॉपिक पढ़ाएंगे। यदि आप पूरे क्लास पढ़ना चाहेंगे तो ऐप के माध्यम से आपको आना पड़ेगा। और मात्र सीटेट कितने में भैया? तो 499 में पूरा सीटेट पास करिए ना। एक पेपर, पेपर 1 या पेपर 2, पेपर 1 या पेपर 2 पढ़ना है तो मात्र 499 में। यदि आपको पेपर दोनों पढ़ना है, पेपर 1 और पेपर 2, तो मात्र आपका होगा 899। 899 में दोनों पेपर, 899 में दोनों पेपर और 499 में एक पेपर आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का क्या रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन फर्स्ट है, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? किस पे विचार करेगा? कौन से ऐसे उदाहरण है जिस पे बच्चा स्वयं विचार करेगा? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, ये बताइए। या ऑप्शन बी है, क्रिया की परिभाषा क्या है? ऑप्शन सी है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? और ऑप्शन 4 है, कक्षा के शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? अब बताइए कि कौन सी चीजें हैं जिस पे आप विचार करेंगे? कौन से ऐसे उदाहरण होंगे जिस पे आप सोचेंगे, विचार करेंगे? तो ऐसे ही दिख रहा है भैया, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। आप तो विचार करना क्या है, अब जो याद है आपको दिमाग में है वो तो बता देंगे, इसमें विचार करने की क्या बात है। क्रिया की परिभाषा क्या, इसमें विचार करना है, क्रिया की परिभाषा बता देंगे। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, इसमें विचार करना है। जी नहीं, विचार करना है। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कक्षा के शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? कक्षा की शुरुआत में से, कक्षा के शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, तो आप उस पर विचार करेंगे कि पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए, तो उसके बारे में विचार करिएगा ना। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा 104 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, बताइए। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। ऑप्शन बी, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन सी, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले।
और ऑप्शन डी है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आंतरिक आरोपण मतलब खुद के आरोपण कि हम फेल हो गई नहीं, तो हम फेल भई नहीं थे अपना वजह से का कारण रहे कि हम फेल भइले हई। दूसरा पे आरोप नहीं के देवे के, आंतरिक खुद आरोप देवे के बा। कौन सा ऑप्शन होगा? मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। ये खुद को बच्चा नहीं आप कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये आंतरिक आरोपण का कारण नहीं है, उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। बच्चा इसमें किसको आंक रहा है भैया, किसको दोष दे रहा है? तो इसमें बच्चा स्वयं को दोष दे रहा है कि यदि हम फेल हुए हैं इसका मतलब शिक्षक गलत नहीं थे, उन्होंने पढ़ाया, हम खुद नहीं पढ़ पाए, हम खुद रेगुलर क्लास नहीं कर पाए। जैसे आप आएंगे सीटेट और 1-2 नंबर से चूक जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि भानु सर नहीं पढ़ाए, गौतम सर नहीं पढ़ाए, रवि सर नहीं पढ़ाए। जी, आपके साथ के बच्चे पास होते हैं और आप पास नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब समस्याएं आप में हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं। एक दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, ऐसे थोड़े होता है भाई। एक दिन वीडियो देखेंगे, 2 दिन नहीं देखेंगे, ऐसे होता है क्या? आपको रेगुलर कंटिन्यू लगना पड़ेगा, भानु सर से लगातार जुड़ना पड़ेगा, तब आप सीटेट पास होइएगा। आप सोचिएगा कि एक दिन देखें और एक दिन न देखें तो फिर ऐसे काम चलने वाला नहीं है। यदि बाय द वे टाइम से नहीं देख पाए तो उस वीडियो को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर देखिए और देख करके अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, भानु सर से जुड़िए। तो चलिए, तो इसका क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता मतलब जाना थोड़ा ना, विफल मतलब फेल होना। विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आंतरिक आरोपण खुद को आरोप दे रहा है, दोषी दे रहा है कि हम फेल हैं। तो क्यों फेल हैं भैया? तो ऑप्शन ए दिया है कि मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। अब तो एजा अपन आप दोष नहीं के देते, शिक्षक के दोष देता ही तो बिल्कुल गलत बा भैया, शिक्षक दोषी वाला नहीं, गलत बा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन सी है शिक्षक के पक्षपाती, एजा के कारण के बतावल जाता पक्षपाती, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले कि शिक्षक थे वो पक्षपात करते थे, लड़कियन पर ज्यादा ध्यान देते रहन आ लड़कन पर ध्यान ना देते रहने के चलते लड़कन ज्यादा फेल बढ़न। ये तो आप खुद को नहीं बता रहे हैं, तो आप शिक्षक को दोषी दे रहे हैं, ये गलत है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त, अब अपना अपन नहीं कहता कि मेरे दोस्त ध्यान भटका रहे थे। अब बताओ, पढ़त ना वो हम ध्यान भटकावता दोस्त, तो आरोप अपना पे नहीं लेते करा में, आरोप दूसरा पर देता, मित्र पे बोल रहा है, मित्र को बोल रहा है कि उसने मेरा ध्यान भटका रखा था जिसके वजह से मैं फेल हो गया। ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। किसका? आंतरिक आरोपण का उदाहरण है। आंतरिक आरोपण का मतलब होता है, आंतरिक मतलब स्वयं, अंदर, खुद को। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर आते हैं, 106 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 की ओर आते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? चलिए 106 नंबर की ओर आते हैं और आराम से पढ़े, प्रेशर में नहीं लेना है, प्रेशर में नहीं पढ़ना है, मेहनत करना है लेकिन कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ते हैं एक दिन नहीं पढ़ते हैं। और बीएड करने से शिक्षक नहीं बनेंगे आप, डीएलएड करने से शिक्षक नहीं बनेंगे आप, टीचर नहीं बनेंगे। यदि आपको लगता होगा कि हम बीएड कर लेंगे और डीएलएड करेंगे तो शिक्षक बन जाएंगे, भ्रम निकालिए, इस भ्रम में मत रहिए, पालिए नहीं कि बीएड और डीएलएड करेंगे तो शिक्षक बनेंगे। भैया आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीटेट टेस्टेट पास करना पड़ेगा, बीपीएससी निकालनी पड़ेगी, कंटिन्यू जुड़ना पड़ेगा। भानु सर से जुड़िए तो सीटेट मतलब भानु सर मिशन सक्सेस परिवार, रवि सर, गौतम सर, अनिल सर, सत्यानंद शास्त्री सर, सोमनाथ सर और हमारे उर्दू के लिए अरमान सर जुड़ेंगे। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे यहाँ, संस्कृत हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, मतलब जो भी सीटेट में, जो भी बीपीएससी में पूछेगा,
बहुत जल्द रेलवे एसएससी की भी बैच आएगी, बिहार पुलिस की भी बैच आएगी, अर्थात सारा वनडे एग्जाम, सीटेट, सब कुछ मिशन सक्सेस के द्वारा पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको जुड़ना तो पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। चलिए, तो ऑप्शन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या बोल रहा है भाई? अभिकथन क्या बोल रहा है भाई? तो अभिकथन है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बताइए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में जो लड़कियां हैं गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये सही है कि गलत है? कारण बताएं कि कारण है ये तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है कि सही। अधिकतर जो बच्चियां होती हैं कम उम्र में, वो अधिकांश संस्कृतियों में, अधिकांश संस्कृति जो देखेंगे उसमें जो लड़की है वो गुड़िया से खेलती है, जो लड़का है वो कार से खेलता है। ये तो बिल्कुल कथन सही है। कारण इसका क्या है? कारण क्या है भाई? क्यों ऐसी संस्कृति में ये दिखाया गया है कि जो लड़की होगी वो गुड़िया से खेलेगी और लड़का कार से खेलेगा, बंदूक से खेलेगा? क्या कारण है? तो बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बताइए, ये क्या सही है क्या कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं? बताएं क्या आंसर होगा इसका? ये बिल्कुल सही है, आर भी सही है, ए भी सही है, और इसका व्याख्या भी कर रहा है। जो ऊपर बोल रहा है ना, जो ऊपर बोल रहा है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में जो लड़कियां हैं ये गुड़ियों को खिलौने के रूप में पसंद करती हैं, चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो अब इसका कारण यही है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़कियों के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। भैया, लड़की देख रही है कि हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं गुड़ियों से खेलती हैं, जो लड़कियां हैं घर का काम करती हैं, लड़के बाहर का काम करते हैं, तो वही न देखेगा, जो देखेगा उसके अनुसार व्यवहार किया जाएगा। जो हम देखेंगे, जो करेंगे, वही हमारा बेटा और हमारी बेटी भी वो चीज़ें करेगी। जो हमारी संस्कृति में है वो संस्कृति आगे चलता रहेगा। अर्थात ए भी सही है और कारण भी इसका सही है, और व्याख्या जो ऊपर का वही चीज़ आपका ये भी कहना चाहता है। अर्थात इसका आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या कर रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 107 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की ओर आते हैं। 107 की ओर आते हैं कि 107 कहता क्या है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं अभी सीटेट में, कभी लेव वाइगोत्स्की से, कभी जीन पियाजे से। लेव वाइगोत्स्की से कभी 5 से 6 क्वेश्चन, कभी जीन पियाजे से 5 से 6 क्वेश्चन। जीन पियाजे से ज़्यादा क्वेश्चन करेगा तो लेव वाइगोत्स्की से 3 क्वेश्चन कर देगा, 4 क्वेश्चन करेगा। मतलब हमेशा 1-2 नंबर का अंतर रहता है। मतलब आपका जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आपका 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये 8 से 10 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इन चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको। लेव वाइगोत्स्की ध्यान रखिएगा, बताया गया कई बार कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बताइए इसका कौन सा भूमिका निभाता है भैया? ऑप्शन है मूर्त पुरस्कार, बी है सहकर्मी सहयोग, 3 है सामाजिक अलगाव और चौथा है मानकीकृत पाठ्यक्रम। बताएं इसका आंसर क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की देख के सबके दिमाग में एगो चीज जरूर आई होई कि जहां समाज के बात करी आंसर का होई? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, यही ना? जहां समाज की बात होगा आंसर लेव वाइगोत्स्की मारते हैं आप, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सामाजिक अलगाव बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा सहकर्मी सहयोग।
क्या आंसर होगा भैया? तो आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, सहकर्मी सहयोग। जबकि आपने क्या लगाया? तो आप तुरंत जी ले वाइगोत्स्की देखेंगे और समाज जहां देखेंगे मार देंगे समाज आंसर होगा। क्या ले वाइगोत्स्की बताते हैं कि बच्चा समाज से जुड़ करके सीखता है। बच्चे में संज्ञान का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। जब तक बच्चा समाज से नहीं जुड़ेगा तब तक बच्चे में संज्ञान का विकास नहीं होगा, कोई भी विकास नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, भाषा का विकास नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि समाज से जुड़ करके बच्चे में भाषा का विकास या संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक अलगाव से नहीं होता। अलगाव का मतलब क्या होता है? अलगाव का मतलब दूर होना। और जब समाज से दूर होगा तब बच्चा सीख पाएगा क्या? जी नहीं। ले वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, समाज से जुड़ करके रहने की बात करते हैं, सामाजिक अलगाव की बात नहीं करते। जबकि बच्चे क्या करते हैं कि जहां समाज देखते हैं, जहां संस्कृति देखते हैं, तो आंसर उनको ध्यान में आता है कि ले वाइगोत्स्की होगा। जबकि इसका आंसर होगा सहकर्मी सहयोग। सहकर्मी अधिगम, सहपाठी अधिगम। ज़्यादा ले वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ना है तो ऐप के माध्यम से पढ़िएगा, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। और आपको गारंटी देते हैं कि भानु सर से सीडी पे हिंदी पढ़िए, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 30 में 30 लाएंगे, लेकिन जुड़िए तो 30 में 30 आएगा। सहकर्मी सहयोग क्या है? तो ले वाइगोत्स्की ने, ध्यान रखिएगा, सहकर्मी अधिगम, सहपाठी अधिगम की बात किया, कॉलेजियस की बात किया, ध्यान रखिएगा। इन्होंने बताया जेडपीडी की बात किया, इसके फोल्डिंग की बात किया, पाल ढांचा मचान की बात किया। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? ले वाइगोत्स्की में। तो ले वाइगोत्स्की पढ़ने के लिए ज़्यादा डिटेल के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? तो आपको बीएड में भी ले वाइगोत्स्की पढ़ना है, डीएलएड में भी पढ़ना है, सीटेट में भी पढ़ना है, स्टेट में भी पढ़ना है। और ज्यादा जानकारी, ज्यादा पढ़ने के लिए, डिटेल से पढ़ने के लिए आपको हमारे ऐप पर आना पड़ेगा। MSI बाई भानु सर, MSI बाई भानु सर। आप ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर में जाइए, मोबाइल में प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में जाइए और सर्च मारिए MSI बाई भानु सर। लोगो आएगा, ये लोगो आएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, रखे रहिए। वीडियो जल्द आएगा, अपलोड होगा और देखिए बहुत मजा आने वाला है, एकदम बहुत मजा। ध्यान रखिएगा, हम आपको कल भी बताए, आज भी बता रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको गर्व होगा कि मिशन सक्सेस की परिवार सासाराम से, बिहार से होकर के और सीटेट में पूरे देश में डंका बजा रहे हैं लोग। अभी आप हिमांशी को देखते हैं, आप सचिन को देखते हैं, आप चंद्रा इंस्टीट्यूट को देखते हैं। एक 6 महीना साल भर के बाद ऐसा आएगा कि लोगों के जबान पे नाम आएगा, मिशन सक्सेस की टीम परिवार, भानु सर का नाम आएगा, रवि सर का नाम आएगा, गौतम सर का नाम आएगा, हमारी फैकल्टी का नाम आएगा, मिशन सक्सेस परिवार का नाम आएगा। बुलंदियों को छूना मुझे आता है, लेकिन आप सबका सपोर्ट चाहिए, तभी वो चीजें संभव है। यदि आप सपोर्ट नहीं करिएगा, आपको भी एक समय के बाद गर्व होगा कि ये बिहार के शिक्षक पूरे देश में डंका बजा रहे हैं। बिहार का चैनल है भैया, बिहार का चैनल है, अदर स्टेट के लोग नहीं हैं, तो थोड़ा सपोर्ट तो करिए। आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा, तभी नंबर 1 होंगे। हालांकि सपोर्ट तो सारे लोगों को करना पड़ेगा, पूरे देश के लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत तो घर से ही होती है ना। तो कम से कम आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो मारिए। बाकी धीरे धीरे हम लोग यूपी, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में छाने वाले हैं हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन, इसका आंसर होगा आपका 107 का बी नंबर। और ये सब क्वेश्चन जो हैं ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन से हमेशा आया है। पुनः ले वाइगोत्स्की आ गया, इतना क्वेश्चन आया है, ले वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। क्वेश्चन 108 है कि ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? आंतरिक वाक्य क्या है ये बताइए। ऑप्शन ए है कि बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है।
ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, ऑप्शन सी है कि विकासात्मक देरी का संकेत है, और ऑप्शन डी है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। बताइए 108 का आंसर क्या होगा? चलिए 108 का आंसर बताएं आप। 108 का आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। 108 का ऑप्शन नंबर डी होगा कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है, इनर स्पीच क्या है। आप पढ़ेंगे आंतरिक वाक्य, आप पढ़ेंगे प्राइवेट स्पीच, निजी वाक्य की संकल्पना क्या है, व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना क्या है, आंतरिक वाक्य की संकल्पना क्या है, किसने दिया है? तो ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। और ये है क्या? तो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। पढ़ेंगे इसको डिटेल में, बस आंसर जानिए कि इसका आंसर क्या होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ऐप के माध्यम से आइए, वहाँ हम लोग समझेंगे उसके बारे में। चलिए 109 नंबर क्या है भाई? तो 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। अब बोलिए कि बटन को ये बोलिए कि जिंदा है। ये जो बटन है दिख रहा है ना, इस बटन को क्या बोलिए बच्ची? ये जिंदा है क्योंकि ये दोनों शर्ट के दोनों साइड के हैं, इसको बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच को क्या कहेंगे? कौन सी विशेषता है? पारगमनात्मक तर्क, जीवादी चिंतन, केंद्रीयन या परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन? आंसर बताएं आप जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीववादी चिंतन। जीववादी चिंतन। अब बोलिएगा जीववादी चिंतन क्या है? तो जीववाद क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। जीववाद सजीव निर्जीव में अंतर न कर पाना, अर्थात सारी वस्तुओं को बच्चा क्या समझता है? सजीव समझता है, जीववाद कहलाता है। और ये जीन पियाजे के जो दूसरा स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें पाया जाता है। तो इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग कि पारगमनात्मक तर्क क्या है, केंद्रीयन क्या है, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन क्या है। इसके बारे में पढ़ेंगे, किस अवस्थाएं में होती हैं ये चीज़ें, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 की ओर आते हैं कि निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? 110 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वलीनता, किसकी बात हुई? स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है कि कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, ऑप्शन बी है कि उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, ऑप्शन सी है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, और ऑप्शन डी है संवाद कौशलों का उच्च स्तर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्वलीनता वाले विद्यार्थी। स्वलीनता का मतलब समझते हैं, जो बच्चा स्वयं में लीन रहता है, जो बच्चा स्वयं में लीन रहता है, दूसरों से मतलब नहीं रखता, उसमें स्वलीन विचार पाए जाते हैं, स्वलीनता कहलाता है। स्वलीनता वाला बच्चा दूसरे के बातों को नहीं समझता, उसको लगता है कि जो हम कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही सही है, अर्थात दूसरे के विचारों को मान्यता नहीं देता, अपनी बातों को ही वैल्यू देता है, सब कुछ मानता है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है भाई? कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, जी बिल्कुल नहीं। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, जब उसमें सामाजिक भावनात्मक ज़्यादा रहेगा, समाज से जुड़ेगा, तो अपने विचारों को ही केवल नहीं कर पाएगा, वो सबकी बातों को सुनेगा। ऑप्शन सी है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, इसमें जो स्वलीन विकार होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि बच्चा बार बार एक ही काम को स्वयं में लीन रहता है, बार बार एक ही काम को करता है, बच्चा बार बार एक ही काम को करता है, बार बार एक ही व्यवहार को दोहराता है। ध्यान रखिएगा, उसमें स्वलीनता पाई जाती है। स्वलीनता का मतलब होता है स्वयं में लीन रहना। बच्चा एक ही काम को बार बार करेगा, स्वयं से करेगा, दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेगा। और दूसरा डी है संवाद कौशलों का उच्च स्तर। जब संवाद कौशलों का उच्च स्तर रहेगा, इसका मतलब बच्चा
में स्वलीनता नहीं है। और इसका आंसर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा कि बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। स्वलीनता क्या है? तो स्वलीनता का मतलब होता है स्वयं में लीन रहना, अर्थात दूसरे के विचारों को न समझ पाना, वैल्यू न दे पाना, और बार बार एक ही काम को दोहराएगा, आवर्ती आपका व्यवहार करेगा। इसका मतलब बच्चा जो है दूसरे के बातों को नहीं समझ पा रहा है, अपने काम को ही बार बार कर रहा है, अर्थात इसका आंसर बिल्कुल होगा सी नंबर। चलिए आज 110 तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। आप अपना देखिए कि कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन आपका गलत हुआ। आप जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है क्या। कमेंट ये भी करिए कि और आगे क्या करना पड़ेगा इसके लिए। बाकी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मित्रों में जो भी डीएलएड बीएड कर रहे हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।